नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। गांव किसान कार्यक्रम में हम कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देते हैं और ये जानकारियां 3 सेगमेंट के माध्यम से दी जाती है। खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए गांव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट खेती किसानी से, जिसमें आज हम बात करेंगे नए कृषि कानून के बारे में, जो ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को अपनी उपज का वाजिब भाव मिले और किसान खुद स्वतंत्र हो ये निर्णय लेने के लिए कि उन्हें अपनी उपज किसे बेचनी है, किसी प्रोसेसर को, निर्यातक को, व्यावसायिक कंपनियों को या फिर थोक या फुटकर विक्रेताओं को। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस कानून के बारे में। कृषि में सुधार करने के लिए सरकार ने कृषि उपज की बिक्री की व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं और सरकार का ये उद्देश्य है कि एक राष्ट्र एक बाजार जैसी स्थिति बने। इस दिशा में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 बनाया है, जिसका मकसद कृषि बाजार को उदार बनाना है। क्या है इस अधिनियम में विशेष, आइए जानते हैं। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। ये तीनों जो अभी नए कानून आए हैं, ये बहुत ही कोई एक तरह से मील का पत्थर बनेंगे। ये हमारे जिस तरह की कृषि, भारत में कृषि और कृषि विपणन चल रही है, क्योंकि इसमें जो पहला कानून बना है वो उसमें वन नेशन वन एग्री मार्केट का जो विजुलाइज करा गया था वो अब बिल्कुल सच्चाई पे आ गया है। क्योंकि इसमें जैसे हम लोग सब जानते हैं कि पहले जो किसान थे वो उनको बाय फोर्स, क्योंकि सबसे पास वाली जो मंडी थी उसी की जानकारी रहती थी, तो वो वहीं जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर आसपास कोई और मंडी रही तो वहाँ पे, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में वो अपना सामान नहीं ले जा सकते थे। लेकिन अभी जो ये नया कानून आया है, इसमें जो ऑप्शंस हैं कि किसान कहाँ बेचना चाहता है, किसको बेचना चाहता है, कैसे बेचना चाहता है, ये इसको पूरा स्वतंत्रता मिल गई है। तो अब वो मंडी में भी अगर चाहे तो मंडी में जा सकता है, जो एपीएमसी मार्केट है, अगर उसको लगता है कि फ़ायदा वहाँ पर है तो वो वहाँ पे जा सकता है। अदरवाइज़ जो डायरेक्ट मार्केटिंग के ऑप्शंस हैं कि अपने खेत से या वेयर हाउस से, कोल्ड स्टोरेज से, कहीं से भी वो अपना माल बेच सकता है। तो ये तो किसान की तरफ की फ़ायदेमंद है, लेकिन व्यापारी को भी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले उसको हर मंडी के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और इंटर स्टेट ट्रेड में उसको दूसरे स्टेट का भी लाइसेंस लेना चाहिए पड़ता था। अब इसमें कोई समस्या नहीं है। एक पैन कार्ड अगर है व्यापारी के पास तो वो कहीं भी जाके डायरेक्ट खरीदारी कर सकता है। अब तक जो होता भी था कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो अनरिटन या कुछ मौखिक से हो जाते थे, लेकिन इसमें किसान के लिए सेफगार्ड्स बहुत रखे गए हैं। क्योंकि किसान थोड़ा सा वीक साइड अगर समझें उसको इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो पूरे सेफगार्ड्स हैं कि जैसे पहले से ही पता रहेगा कि मेरे को किस बायर को देना है अपना सामान, किस क्वांटिटी का वो लेगा, किस प्राइस पे लेगा। तो ये फसल लगने के पहले ही प्राइस दोनों जने आपस में तय कर लेते हैं। और फिर ये है कि अगर जब वो सामान उठाएगा तो वो उस समय तो रसीद अपनी दे देगा। इनफैक्ट दोनों कानून में ये है, और 3 दिन में पेमेंट करना होगा। तो ये जो है सब, ये राइडर्स काफ़ी अच्छे हैं, किसान की हित में है। और इन केस अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए भी बहुत सहज तरीके हैं कि कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने लोकल या तो आपस में तालमेल हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा एसडीएम के पास जाके वो 1 महीने के टाइम में उसको सुलह करनी पड़ेगी। किसके मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाएगा, 1 महीने का टाइम है उसमें। एमएसपी पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी।
तो इससे इन कानूनों से एमएसपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार इनफैक्ट जो एमएसपी अनाउंस हुई है उसमें फिर हम लोग ने देखा है कि फिर बढ़ोतरी हुई है, जैसे जो पहले की रिकमेंडेशन था, और ख़रीद भी ऑलरेडी शुरू हो गई है, क्योंकि पहले 1 अक्टूबर से होती थी खरीद शुरू, इस बार 26 सितंबर से ही खरीद शुरू हो गई है। तो इसको तो बिल्कुल खंडित करना चाहिए एट ऑल लेवल्स कि इन कानून से आने से एमएसपी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एमएसपी चालू रहेगी जैसे हमेशा से रही है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फूडकर विक्रेताओं व निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। किसानों के लिए इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधनों या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। वहीं अधिनियम के लागू हो जाने से अब फसल की पैदावार के दौरान उस पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। साथ ही किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाले खर्च भी नहीं देने पड़ेंगे, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। इसके अलावा पहले की तरह फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा। साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है, यानी कृषि में हुए इन सुधारों से किसानों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। इस तरह देखा जाए ये किसानों के लिए सौगात है। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान, और अब है हमारा अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें आज हम बात करेंगे ऊंट पालन के बारे में। जी हां, अधिकतर जब भी दुधारू पशुओं की बात होती है तो गाय या भैंस की बात हमारे जहन में आती है, लेकिन एक और विकल्प किसानों के सामने है, वो है ऊंट पालन। और खास तौर पर राजस्थान जैसी रेगिस्तानी जमीन पर ऊंट पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि पशु गणना के हिसाब से ऊंटों की संख्या में कमी आ रही है, और इसे देखते हुए सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है, और इसके साथ ही किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं ऊंट पालन के फायदों के बारे में। हमारे देश में पशुपालन का अहम स्थान है। किसान अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए या फिर व्यावसायिक स्तर पर मुनाफा कमाने के लिए पशुपालन करते हैं। आमतौर पर जब पशुपालन की बात होती है तो दुधारू पशुओं का ही नाम लिया जाता है, लेकिन जब बात ऊंट पालन की हो तो जुबान पर सबसे पहले राजस्थान का नाम आता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसकी सवारी राजस्थान में काफी लोकप्रिय है। जिस तरह से अन्य राज्यों में लोग भैंसों और गायों को पालते हैं, उसी तरह से ही राजस्थान में भी ऊंट को पाला जाता है।
इससे मिलने वाला दूध सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। भारत में एक कुबड़ीय ऊंटों की संख्या करीब 5 लाख है, जो मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क भाग के सीमांत राज्यों राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में पाए जाते हैं। हमारे देश में मुख्य रूप से 9 से अधिक ऊंट की प्रजातियां मौजूद है, जो कि मारवाड़ी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, जालोरी, गुजरात में कच्छी और खरई, मध्य प्रदेश में मालवी, हरियाणा में मेवाती। पशु गणना के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि ऊंटों की संख्या में कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में ऊंटों की संख्या 37% घटकर 2,50,000 रह गई है। ये घटे हुए आंकड़े बताते हैं कि ऊंटों की संख्या में इजाफा करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। यही वजह है कि अब हर राज्य में ऊंट पालन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार नई नई योजनाएं बना रही है। इसके साथ ही ऊंट पालकों को अनुदान भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के तहत ऊंटों के प्रजनन को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है और इनको बचाने के लिए सरकार सोशल मीडिया कैंपेन, प्रदर्शनी, डॉक्यूमेंट्री आदि के माध्यम से लोगों में जागरूकता भी ला रही है। ऊंट पालन के लिए अच्छी नस्लों का चयन करें। जरूरत और स्थान विशेष के हिसाब से हो। साथ ही राज्य सरकार के पशुपालन विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए राज्य सरकार गर्भवती मादा ऊंटनी के रजिस्ट्रेशन पर 3,000 रुपए देती है। फिर जब उसका बच्चा 1 महीने का हो जाता है तो फिर 3,000 रुपए देती है और जब बच्चा 9 माह का हो जाता है तो सरकार 4,000 रुपए देती है। वैसे तो ऊंट को पालने के कई कारण है, लेकिन बात सिर्फ दूध की जाए तो इससे मिलने वाला दूध करीब 400 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है, जिससे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। ऊंटों के सही विकास के लिए आहार की अहम भूमिका है। ऊंटों को कुल मिश्रित राशन का 50% मूंगफली चारा और ग्वार भूसा दिया जाना चाहिए। स्थानीय घास लाना के बीज से प्रोटीन की पूर्ति की जा सकती है। इसके अलावा मक्का, जई, बाजरा, जौ, बिनोला और गेहूं का चौकर तथा नमक भी देना चाहिए। गाभिन ऊंटों की अंतिम तिमाही में खुराक में 9.5% रुक्ष प्रोटीन और 50% मिश्रित आहार देना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन 20 से 40 लीटर साफ पानी देना चाहिए। ऊंट में मुख्य रूप से 2 प्रकार के रोगों की आशंका बनी रहती है, जिसमें पहला है सर्रा रोग। ये रोग परजीवी खून चूसने वाली मक्खी टेबिनस के काटने से फैलता है। इस रोग के लक्षणों में बुखार आना और कमजोर होना शामिल है। कभी कभी ऊंट के शरीर में सूजन भी आ जाती है। इससे बचाव के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर इंजेक्शन लगवाना चाहिए। वहीं दूसरी बीमारी है मेंज या खाज। ये रोग ज्यादातर सर्दियों में होता है। इससे बाल उड़ जाते हैं, चमड़ी काली पड़ जाती है। इसके निदान के लिए पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। ऊँटों में मुख्यतः जो बीमारी है उसके 3-4 बीमारियां हैं। जो आम बीमारी दूसरे जानवरों में होती हैं वो बीमारी इस ऊँटों में हमारे नहीं होती। इसमें जो मुख्य बीमारी है, पहली सबसे मुख्य बीमारी है तिबरसा। इसे सर्रा भी कहते हैं। यह एक परजीवी बीमारी है। इसमें जानवर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है और इलाज न किए जाने पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इलाज के लिए हम जानवरों में क्यूनापरामिन सल्फेट और क्लोराइड कम्बिनेशन की एक दवा आती है। उसको बरसात शुरू होने से पहले जब मक्खियों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है उस समय इस दवा को लगा देते हैं। ये दवा बचाव के साथ साथ यह इलाज में भी कारगर है। दूसरी सबसे बीमारी खुजली है, मेंज जिसे कहते हैं। इसमें जानवर किसी कड़ी वस्तु से खुजाता रहता है और बहुत उसको परेशानी होती है। कई बार खुजाते खुजाते वहाँ से घाव हो जाता है और वहाँ मक्खियों
के अंडे दे देने की वजह से वहाँ पे कीड़े पड़ जाते हैं। तो इस बीमारी का इलाज जो है सर्वप्रथम एक डेल्टामेथ्रिन या साइपरमेथ्रिन की हमें घोल जो है 3 से 4% लेकर पूरे शरीर में लगा देना है। फिर एक आइवरमेक्टिन दवा आती है, उसको लगाना है और इस दवा को 2 से 3 सप्ताह तक रिपीट करना, हर सप्ताह में रिपीट करना है, 3 बार लगाना है। एक घरेलू उपचार और है इस बीमारी का, बहुत कारगर है, वह है सरसों के तेल में गंधक 6% मिलाकर और वो पूरे शरीर पे लगाना है। यह बहुत ही कारगर है और इससे बहुत जल्दी ऊँटों को आराम मिलता है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है अक्टूबर माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुपालक कैलेंडर अक्टूबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। मुंहपका, खुरपका रोग, गला घोंटू रोग या फड़किया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। अधिक चारा लेने के लिए बरसीम फसल की उन्नत किस्मों की बिजाई इस माह अवश्य कर लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाहरी परिजीवी से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। परजीवी और कृमि नाशक दवा देने का उपयुक्त समय है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। हमारे देश के युवा इन दिनों कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए उद्यमों में अपार संभावनाएं देख रहे हैं और इसलिए अच्छी खासी कॉरपोरेट जगत की नौकरी छोड़कर भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं। और कुछ ऐसा ही किया है आज की हमारी युवा सफल महिला किसान मोनिका चौधरी ने। इन्होंने प्रशिक्षण हासिल किया मशरूम की खेती के लिए और इसके बाद आज वो न सिर्फ खुद कामयाब हुई हैं मशरूम की खेती से, बल्कि अब दूसरी महिलाओं को भी प्रशिक्षण दे रही हैं और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। तो आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की दास्तान। कृषि आज इतना फलता फूलता व्यवसाय है कि आज के युवा वातानुकूलित ऑफिस को छोड़ खेतों का रुख कर रहे हैं और उनका ये फैसला अकेले उनका ही नहीं, औरों का भविष्य भी संवार रहा है। ऐसी ही है आज की सफल महिला किसान मोनिका चौधरी। खेती किसानी से कोई ताल्लुक न होने के बावजूद मोनिका ने इस राह को चुना और सफलता भी पाई। मशरूम की खेती करने से पहले मोनिका एक कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी खासी सैलरी पर नौकरी करती थी, लेकिन मोनिका ने 1 साल पहले नौकरी को अलविदा कहा और मशरूम की खेती करना शुरू किया। मोनिका चौधरी ने 1 साल पहले मशरूम की खेती करना शुरू किया। हालांकि परिवार ने शुरू में कुछ संदेह जताया कि शायद मोनिका अपने इस फैसले से जल्द ही ऊब जाएंगी और वापस उसी सेक्टर में चली जाएंगी जहां से वो आई हैं। लेकिन मोनिका के मजबूत इरादे और मेहनत ने उनकी राह को मुड़ने नहीं दिया और उन्होंने इसी में अपना भविष्य बनाने की ठानी।
मोनिका के लिए मशरूम उत्पादन का काम नया था, इसलिए मोनिका ने इसके लिए बाकायदा सोलन से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद बारी आई इस प्रशिक्षण में सिखाए गए तरीकों को सजीव करने की। वो बताती हैं कि उन्होंने अपने घर के पास ही जगह को तलाश किया और लग गई उसे तैयार करने में। करीब 1 माह की मशक्कत के बाद उन्होंने मशरूम उत्पादन के लिए कमरे को तैयार कर लिया, जिसमें मशरूम के बैग को लटकाने के लिए विधिवत व्यवस्था की गई। सबसे पहले इन्होंने ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन शुरू किया, जो लोगों में काफी पसंद किया जाता है। मशरूम के अच्छे विकास के लिए तापमान और नमी का खास ख्याल रखना होता है। उसके लिए मोनिका प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। आज से 1 साल पहले मैंने जब मशरूम का काम शुरू किया था, उससे पहले मैं एक 6 फिगर सैलरी वाली कॉर्पोरेट जॉब में काम करती थी। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो ना सिर्फ मेरे दोस्त पर मेरे घर वालों को ऐसा लगने लगा कि मैं कुछ अजीब काम कर रही हूँ और मैं बहुत जल्दी इससे शायद बोर हो जाऊँगी। पर आज 1 साल के बाद इस बात को लेके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास ज़्यादातर लोग जो आते हैं उसमें 80 to 90% औरतें हैं। वो औरतें हैं जो या तो अपने करियर में ब्रेक लेके कुछ करना चाहती हैं, वो औरतें हैं जो आज तक शायद कभी कुछ कर नहीं पाई हैं और उनको अपने करियर को बिल्ड करना है, पर उनको इस तरीके से बिल्ड करना है कि उसके अंदर कुछ मीनिंगफुल हो, उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन हो। मैंने मशरूम उगाने की ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन से ली थी और ये ट्रेनिंग मैंने पिछले साल अप्रैल में ली थी। ट्रेनिंग लेके आने के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे कहाँ पर अपना फार्म सेटअप करना है, तो मैंने अपने घर के पास एक पहले जगह आइडेंटिफाई करी, ढूंढी और उस जगह पर हमने सबसे पहले ये कमरा तैयार किया था। इस कमरे को कंस्ट्रक्शन करने में पूरा हमें 1 महीना लग गया। हमने इस कमरे को तैयार किया। इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो ये लटका के मशरूम ग्रो करने के लिए पूरे हैंगिंग्स तैयार करे। उसके बाद हम लोगों ने बैग्स तैयार करने शुरू करे। बैग्स तैयार होने के बाद जब उनका स्पॉन रन कंप्लीट हुआ तो उनको इस कमरे में लेके आए और यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसकी अपनी फ्रूटिंग होती है। पिछले 1 साल से मैं ऑयस्टर मशरूम कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस है मुझे मार्केट में ऑयस्टर मशरूम से। हालांकि नॉर्थ में बटन मशरूम बहुत पॉपुलर है, लोग बटन मशरूम खाते हैं, पर मैंने अपने पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि लोगों को ऑयस्टर मशरूम का टेस्ट भी बहुत पसंद आ रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा मशरूम सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जितना फ्रेश मशरूम निकालती हूँ मेरा ज़्यादातर फ्रेश मशरूम ही बिक जाता है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको और इससे अलग अलग डिशेस बनाते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये हमारा ग्रोइंग रूम है। यहाँ पर हम जैसे कि आप देख सकते हो ऑयस्टर मशरूम्स की फ्रूटिंग हो रही है। एक बार जब बैग का स्पॉन रन पूरा हो जाता है। मोनिका ने अपने इन अनुभवों को खुद तक सीमित नहीं रखा है, वो इन अनुभवों को दूसरों को प्रशिक्षित करके बांटती हैं। वो बताती हैं कि जो महिलाएं यहाँ प्रशिक्षण लेने आती हैं वो बड़ी शिद्दत से सीखती हैं और श्रम देती हैं। करीब 15 दिन बाद ये महिलाएं खुद मशरूम उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाती हैं। मोनिका मानती हैं कि मशरूम का व्यवसाय छोटी सी जगह से शुरू किया जा सकता है। एक ओर जहां इससे आप आत्मनिर्भर बनेंगे, वहीं दूसरी ओर आपको इस बात का सुकून रहेगा कि आप लोगों को पोषण से भरपूर विकल्प दे रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की कड़ी में जो जानकारियां आपको दी गई है वो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।